भारतवर्ष में ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है। आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूँ इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है हमारे देश की इकोनॉमी में। तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रास्प तो कर लेते हैं लोग, लेकिन फेल हो जाते हैं। आर्किटेक्ट सिलेक्ट करने में जो इन्वेस्टर है, होटेलियर है, वो क्या गलती कर रहा है? तो आज आप 50 करोड़ रुपए खर्च करने चाह रहे हो तो फिर वो आर्किटेक्ट उस काबिलियत और उस लेवल का होना चाहिए जो आपके 50 करोड़ को सही तरीके से, सही दिशा के हिसाब से इस्तेमाल करवाए। सर्विसेज आर सो इम्पोर्टेंट कि वो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी रिजॉर्ट की। गेस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जो आर्किटेक्ट का क्या महत्व रहेगा? एज एन आर्किटेक्ट उन मेमोरीज को विजुलाइज करना कि वो क्या मेमोरी लेके जाए। एग्जैक्ट। रिजॉर्ट्स बहुत कम है, होटल्स बहुत कम है और डेस्टिनेशन बहुत कम है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट। भारतवर्ष में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है और निवेशकों को अट्रैक्ट भी कर रही है, और काफ़ी जो है अलग अलग छोटे छोटे एरिया में भी आजकल होटल, रिसोर्ट, वेडिंग डेस्टिनेशन से लेके काफ़ी टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है वो आ रहे हैं। लेकिन इस टाइप के जो टूरिज्म, होटल, रिसोर्ट और वेडिंग डेस्टिनेशन या अपना थीम पार्क है, वेसाइड एम्यूनिटीज़ है, कुछ भी जो टूरिज्म यूनिट डाल रहे हो, उसकी जो सक्सेस है उसके ऊपर आर्किटेक्ट का जो रोल है वो बहुत महत्व रखता है, इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए आज के हमारे ये पॉडकास्ट के अंदर मैं लेके आया हूँ इंडिया के, भारत के जाने माने आर्किटेक्ट, जिन्होंने 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हुए हैं, 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ है आज हमारे गेस्ट मुकुल गोयल जी, मुकुल गोयल एंड एसोसिएट से। जी वेलकम मुकुल जी। धन्यवाद राजेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मेरा परिचय दिया। जी हाँ, हम लोग रिजॉर्ट्स और होटल्स में काफ़ी काम कर रहे हैं और आज की तारीख में तो करीब 20 से 40 काम चल रहे हैं। अच्छा, अब वेरी गुड। ये मैं कहना चाहूँगा कि अनंता उदयपुर से हमारी बहुत बड़ी शुरुआत हुई थी और उसके बाद कुंभलगढ़ में महुआ बाग भी बनाया। गुजरात में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हमने, और साथ में हमने और हिमाचल और पहाड़ों में, उत्तराखंड वगैरह में हमारे काम चल रहे हैं। ये देखा गया है कि जहाँ भी करो, छोटा करो, बड़ा करो, जिस भी देश के एरिया में आप करो ये रिज़ॉर्ट, ये देखा गया है कि ये व्यवसाय बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूँ इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है हमारे देश की इकोनॉमी में। यस। गुजरात में, राजस्थान में, पूरे हिमाचल, उत्तराखंड में, साउथ में, तो ये बहुत बढ़िया काम है। सर मुझे मालूम है, जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आज, हुँ, सर मोदी जी ने 2047 तक एक हुँ, गोल रखा है कि वन डेस्टिनेशन वन स्टेट। हुँ, तो हर एक स्टेट में एक ऐसा डेस्टिनेशन होना चाहिए जहाँ से विश्व भर से यात्री जो है वो घूमने के लिए आए। हुँ, हुँ, तो इस टाइप का जब गवर्नमेंट ने भी विजन रखा हुआ है, हुँ। और तब काफ़ी लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म इंडस्ट्री में आना। तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रास्प तो कर लेते हैं लोग, लेकिन फेल हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ये जो फेलियर जो होता है उसके पीछे काफ़ी रीजंस होते हैं। उसमें से मुझे सर ये समझाइए कि आर्किटेक्ट का जो है वो क्या रोल होता है, और आर्किटेक्ट सिलेक्ट करने में जो इन्वेस्टर है, होटेलियर है, वो क्या गलती कर रहा है? सो मैं जहाँ तक समझता हूँ तो पहली बात का आपको जवाब दे दूँ कि जी हाँ, सरकार की तरफ से बहुत सारे अब इंसेंटिव्स और वो दिए जा रहे हैं। और जो क्लाइंट हैं अक्सर क्या गलती कर जाते हैं कि जो उनके बगल में या एकदम नज़दीक में जो आर्किटेक्ट होता है, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी हो, सबसे पहले उनसे बात करके कोशिश करता है कि वो अपना काम चालू कर ले। पर उसको ये भूल जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये अक्सर हाई वॉल्यूम फंडिंग चाहते हैं। यस, यस, तो श्योर। आज आप 50 करोड़ रुपए खर्च करने चाह रहे हो तो फिर वो आर्किटेक्ट उस काबिलियत और उस लेवल का होना चाहिए जो आपके 50 करोड़ को सही तरीके से, उनका सही रिटर्न दे दिशा पाए। के हिसाब से इस्तेमाल करवाए। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब आप अपना हार्ट का इलाज या डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप एक्चुअली सबसे बड़े हार्ट डॉक्टर को ढूँढते हो या एक्सपर्ट सबसे कंसल्ट है। एक्सपर्ट को यस, ढूँढते हो। यस। इसी तरह से क्लाइंट्स क्या है, उनको अगर वो सोच रहे हैं होटल या रिज़ॉर्ट करने का, सबसे पहले फील्ड में ये देख लेने चाहिए कौन-कौन से वो आर्किटेक्ट्स हैं, जिन्होंने बनाए हुए हैं और जिनके बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, अच्छा, और उसके साथ फिर काम करना जोड़े। चाहिए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल।
वो तो सही है, क्योंकि मैंने भी देखा है काफ़ी जो होटेलियर है वो बिल्डर बैकग्राउंड से है। उन्होंने काफ़ी कॉमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट किए हैं, उनके आर्किटेक्ट को ही होटल के लिए काम दे देते हैं, चलो आप होटल भी बना दो। हुँ, हुँ, तो सर ये बताइए कि इस टाइप के जो हाई एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, हुँ, उसमें भी काफ़ी अपॉर्च्युनिटी अलग-अलग प्रकार के प्रोजेक्ट हो जाते हैं। होटल हो हुँ, गया, अपना रिसोर्ट हो गया, वेडिंग डेस्टिनेशन है, वे साइड एमिनिटीज़ है या अपार्टमेंट होटल मान हुँ, लो। हुँ, तो एक तो किस टाइप के प्रोजेक्ट में जाना चाहिए? आज हुँ। क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है इसके अंदर? हाँ, सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी कोई एज़ सच थंब रूल नहीं है। अच्छा। हाँ, एक बहुत बड़े पैमाने में सोचो तो इनकम के तौर पे वेडिंग डेस्टिनेशन सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, अगर मैं प्रोडक्ट के रूप में देखूँ। हुँ, पर हर जगह आप वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं बना नहीं सकते। बना सकते एकदम। आज मेरे पास छोटा-सा 10 कनाल, 20 कनाल का ज़मीन है हुँ, हिमाचल में, हुँ, है ना? मतलब आधा एकड़, 1 एकड़ की ज़मीन है या 2 एकड़ की ज़मीन है। अब वहाँ क्या है, पहाड़ों में आप वेडिंग लॉन नहीं बना सकते, बैंक्वेट हॉल नहीं बना सकते। बराबर है। बहुत मुश्किल होता है कि आप प्लस सड़कों का पहुँचना, आना-जाना बसों का, गाड़ियों का। तो वहाँ क्या है, वहाँ छुट्टियों के हिसाब से हुँ, बहुत लोग जाते हैं। हुँ, शिमला बहुत लोग जाते हैं, मसूरी की तरफ बहुत लोग जाते हैं। तो वहाँ छुट्टियों के हिसाब से रिज़ॉर्ट बनने चाहिए जिसमें एक्टिविटीज़ हो, बच्चों के खेल-कूद की लेज़र जगह हो, बराबर। वो सारी चीज़ें हो। व्हेयरएज़ आप जैसे राजस्थान आ गए, हुँ, गुजरात आ गए, अब वहाँ पे क्या है, शादियों के हिसाब से सराउंडिंग फैसिलिटीज़ बहुत हैं। यस। सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ लाइक एयरपोर्ट्स हैं, हुँ, ट्रेन स्टेशंस हैं, आपके बसेस पहुँचती हैं। कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी बहुत हुँ, अच्छी है और ज़मीनें बड़ी-बड़ी हैं। तो हुँ, आप बड़े-बड़े लॉन, बड़े बैंक्वेट हॉल, बड़े रिज़ॉर्ट 200-200 कमरों के रिज़ॉर्ट बना कर सकते हैं। सकते हैं। यस, तो यस। हर जगह के हिसाब से प्रोडक्ट हमें एज़ बनाना एन चाहिए। आर्किटेक्ट हुँ, हमें सजेस्ट करना चाहिए क्लाइंट बढ़िया। को। तो आप सजेस्ट भी करते हो कि आप इस टाइप का प्रोजेक्ट करो, जी, ये बढ़िया रहेगा जी। आपके लिए। तो मैं सबसे पहले जब क्लाइंट आता है, हुँ, तो पहले 1 घंटा हुँ, सिर्फ़ ये सवाल करता हूँ कि आप क्यों बनाना चाहते हो बराबर है, और बराबर है। क्या बनाना चाहते हो? यस, और तब मैं समझता हूँ क्योंकि बेचारा क्लाइंट तो क्या है, इधर से सुना, उधर से सुना और आके मेरे सामने रख दिया। यस। मेरे रिलेटिव ने रिसोर्ट बनाया, अच्छा कमा रहा है, मैं भी बना लूँ। हाँ, लेकिन लोकेशन दोनों का अलग है। दोनों का अलग है, बराबर है। दोनों का यस, चीज़ अलग है, अच्छा। कई बार बजट भी अलग होता है। बजट भी अलग होता है। बरोबर है, बरोबर है। तो सर मुझे ये समझाइए कि अक्सर जो गलतियाँ होती हैं, हुँ, क्योंकि अब आपने आर्किटेक्ट गलत चूज़ कर लिया, उन्होंने काफ़ी गलतियाँ कर दी और उसके कारण प्रोजेक्ट पूरा फेल हो जाता है। तो ऐसी 5 गलतियाँ जो आपने नोटिस की हो, ये 300 प्रोजेक्ट के अंदर हुँ। या किसी और के भी प्रोजेक्ट आपने स्टडी किए होंगे, तो आपने गलतियाँ नोटिस की होगी कि ये 5 गलतियाँ तो नहीं करनी है हमें। नहीं, चलो मैं किसी का नाम नहीं लेके, मैं वैसे ही बता देता हूँ हुँ, क्योंकि अब इतना वो हो गया 30 साल का अनुभव भी हो गया। हुँ, तो अनुभव के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट खुद ही हमें बोल देता है ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। हम हुँ, कहते हैं नहीं, बहुत हुँ, बड़ी गलती है। तो सबसे बड़ी गलती होती है रिसेप्शन की साइज़ को लेके। हुँ, अब रिसेप्शन की साइज़ में क्या होता है जैसे वेडिंग डेस्टिनेशन है। हुँ। एक सावा एक के बाद एक के बाद एक सावा हुआ, 150-200 लोग चेक इन कर रहे हैं और 150-200 लोग चेक आउट चेकआउट कर रहे कर हैं। रहे हैं, बरोबर है। ट्रैफिक रहेगा रिसेप्शन। ट्रैफ़िक बहुत रहता है, तो हुँ, उस समय क्या है, एक रिसेप्शन से काम नहीं, अच्छा। आपको 2 रिसेप्शन बनाने होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, फिर ये अपना चेकआउट किसी हॉल में या कॉरिडोर में कर लेते हैं, हुँ, तो बड़ा बुरा लगता है। तो एक तो ये मेजर गलती होती है। दूसरी गलती होती है वो खर्चा बचाने के चक्कर में साहब किचन छोटा बना दो, अच्छा। है ना? हुँ, आप जो स्टाफ की फैसिलिटीज़ हैं, हुँ। जो उनके लॉकर रूम है, उनके चेंज रूम्स हैं, वो छोटा बना दो। मतलब बड़ा मत दो कि अब आप ये समझो कि 100 कमरों का रिज़ॉर्ट है। हाँ। कम से कम 1.5 के हिसाब से आपका स्टाफ होगा। सो ये तो दैट है। मीन्स 150 का स्टाफ हो स्टाफ गया। होगा, यस। अच्छा होटल होगा तो 200 का स्टाफ होगा। बरोबर है। तो अब 200 का स्टाफ जो आ रहा है, उनको कपड़े भी चेंज करने, उनको नहाना-धोना भी है, उनको खाना भी खाना है, उनके इतने सारे उनके बैक एंड फैसिलिटीज़ होते हैं। अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो फ्रंट एंड पूरा कोलैप्स कर जाएगा। अब स्टाफ ही रेडी नहीं होगा तो सर्विस कैसे देगा? सर्विस तो कैसे उसको देगा? रेडी होना है, उसके लिए हाँ। सारी फैसिलिटीज़ देनी है। परफेक्ट है सर, तो ये मेजर गलती हो सकती है। तो जी। एक और छोटा-सा मैं बता देता हूँ कि लोग जनरली फैला के बनाते हैं रिज़ॉर्ट, फैल के बनता है तभी मज़ा भी आता है। अब उसमें क्या होता है किचन एक बना देते हैं। हुँ, अब क्या है कि जब आपके दूर-दूर, दूर-दूर कमरे हैं तो हर 20-25 कमरों के बीच में एक छोटा-सा पैंट्री पेंट्री। ज़रूर देना चाहिए ताकि एक लोकल
2 आदमी हो जाएं जो इमीडिएट सर्विसिंग कर सकें, अच्छा, टाइम ना लगे। चाय पानी वो मैगी गरम भी रहेगा ना, जो डिस्टेंस बिस्किट, रहेगा। हाँ वो सब वहीं के वहीं हो जाए। कभी अच्छा, खाना वाना भी आया तो पेंट्री में गया, गर्म होके फिर सर्विस हुआ। बरोबर है, बरोबर है। सो अब ये तो मेजरली 3 बातें हो गई। हम्म, अब चौथी मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो शुरुआत में ही बोलना चाहिए था मुझे, कि हैंडीकैप मूवमेंट, विकलांगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक ईज़ी वे में एक्सेस देना, व्हीलचेयर का मूवमेंट देना। कई बार हम बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट बना लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि फिर लोग कहते हैं साहब पहाड़ों में कहाँ से रैंप आएगा? हो सकता है, क्योंकि रोड ही आप ऐसे ले जाओ, लेवल्स ऐसे कर लो, फ्लोर लेवल और रोड लेवल को मैच कर लो, ताकि कहीं-कहीं जगहों पे, सब जगह नहीं, 1-2 जगह ऐसे होने चाहिए जहाँ पे ईज़ी मूवमेंट हो जाए, ताकि किसी को तक देखो आजकल सब लोग परिवार के साथ आते हैं, यस, यस। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई अकेला आ रहा है। तो उस समय दादाजी अगर व्हील चेयर पे हैं, तो आराम से स्विमिंग पूल तक ले गए, ले गए, यस। हॉल में ले गए, रेस्टोरेंट में ले गए, वो भी एंजॉय करेंगे, तो वो भी परिवार के साथ। एंजॉय करें। तो ये बहुत एक मेजर इशू है, पर जो हम फिर बाद में क्या होता है, रिज़ॉर्ट वाले क्या करते हैं, लकड़ी के फटाफट बनाते हैं। बट दैट इज़ वन थिंग एंड ऑफ कोर्स जो मैं कहना चाहूँगा, एक स्विमिंग पूल के लेके बहुत बड़ी वो है विडंबना कि क्लाइंट्स होता है, क्योंकि स्विमिंग पूल क्या है कि खर्चा लेता है, पर इनकम नहीं देता कुछ। इनकम नहीं देता, बरोबर है। सो और मेंटेनेंस भी है उनका। हाँ, तरीका मैं बाद में बताऊँगा, पर वो है। तो स्विमिंग पूल एक ही दे देते हैं। अब आप देखो, आपका रिज़ॉर्ट हो गया फेमस, हम्म, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, 300 लोग आ गए। बरोबर। अब आपके 300 लोग में से अगर 50-100 लोग भी स्विमिंग पूल पे आ गए, तो तो ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक स्विमिंग हो पूल रहेगा ही जाएगा। नहीं वो। वो फिर लोग नेगेटिव फीलिंग लेके जाते हैं। तो एक अगर छोटा बनाना है बनाओ, पर 2-3 बनाओ, जगह अगर फैला हुआ है। अदरवाइज मेक वन सिंगल, जैसे गोवा वगैरह में कई रिजॉर्ट्स में आपने पूरा लंबा है, लेंथ ऑफ द रिजॉर्ट पूरा का पूरा स्विमिंग पूल होता है। एक हमने उदयपुर में एक रम्या रिजॉर्ट है, वो 16 कमरों के रिजॉर्ट में हमने 3 स्विमिंग पूल दिए, क्या बात है। और वो इतना फेमस हो गया कि लोग कहते कि यार भाई वो प्राइवेसी मिलेगी ना, प्राइवेसी, और आप फैमिली है, हाँ 3-4 फैमिली कहता प्राइवेट पूल जैसा अपना माहौल है वहाँ पे। वो भी अच्छा आइडिया। तो ये चीजें हैं। आपने 5 बोली थी, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता नहीं तो फिर तो गिनती की लिमिट नहीं है। नहीं, हाँ, बरोबर है, काफी चीजें हैं। वो तो केस टू केस भी होगा, आपसे डिस्कस कर लेंगे, लोकेशन के आधार पे हो जाएगा, हाँ, बंदे के बजट के आधार पे हो जाएगा, तो काफी चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। तो अगर मैं आपकी बात पकड़ूं यहाँ से, तो जैसे छोटे होटल, अभी तो हम वेडिंग डेस्टिनेशन की बात कर रहे थे, कई बार हम बनाते हैं 16 कमरों के भी बनाते हैं, 20 कमरों के भी बनाते हैं, लोगों के बजट भी होता है, लैंड साइज छोटा होता है, 30 कमरों के भी बनाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आदमी सोचता है अच्छा मेरे 30 ही तो कमरे हैं, मैं एसटीपी क्यों डालूं, क्यों डालू, यस यस, है ना, मैं फायर टैंक क्यों बनाऊं, क्यों बनाओ, यस यस यस। मैं सर्विसेज आर सो इम्पोर्टेंट कि वो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी रिजॉर्ट की, चाहे आप 5 कमरे बनाओ, चाहे आप 30 कमरे बनाओ, 300 कमरे बनाओ, वो रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। तो चाहिए। तो वहां पे आदमी को कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ना सोचना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत तकलीफ दे वाली चीजें होती हैं। वो अभी लगता है कि हम खर्चा बचा रहे हैं, हाँ, लेकिन वहाँ पे इनकम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इनकम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, प्लस आज का जो ट्रैवलर है, आज का जो आपका क्लाइंट है, उसने पूरी दुनिया घुमा हुआ है ना, वो देखा हुआ है, उसको मालूम है फायर हाइड्रेंट दिखता कैसा है। बराबर है। और आपके होटल में नहीं है फायर हाइड्रेंट, तो 2 मिनट में समझ जाएगा कि ये सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। यस यस। इन्होंने अगर इसका ध्यान नहीं रखा है, तो 10 बातें और कमियां होंगी इसमें। सर, हमारे यहाँ क्या होता है गुजरात में, हाँ। आपने जो बोला तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ हाँ, कि आपका जो रिजॉर्ट बना दिया, होटल बना दी, अब यहाँ पे स्टार क्लासिफिकेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, एमओटी, हाँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो अब आपका 3 स्टार एंड अबोव है तो आपको लिकर शॉप मिलेगा। यहाँ पे तो हमारा ड्राई स्टेट है, तो काफी लोग लिकर शॉप भी ऐड करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन स्टार क्लासिफिकेशन की गाइडलाइन के हिसाब से आपने जैसे बोला, एनवायरनमेंट के लिए ना एसटीपी डाला हुआ है, ना फायर सेफ्टी है, काफी चीजें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल। स्टाफ के लिए क्वार्टर्स नहीं है, तो काफी चीजें नहीं है, तो स्टार क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है, उसके कारण लिकर शॉप अप्लाई नहीं कर सकते, तो काफी चीजें हो तो जाती हैं। मैं एडवाइस करूंगा, इनफैक्ट इस केस में तो मैं अपने जो आर्किटेक्ट भाई बंधुओं को हाँ। एडवाइस करूंगा कि चाहे क्लाइंट कितना भी कह ले कि मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज ये चीजों को मिस आउट मत करो,
बरोबर स्किप मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लेम सब आर्किटेक्ट को करते हैं हाँ, कि कि इन्होंने साहब दिया। इन्होंने नहीं दिया था, हम तो देना चाह रहे थे, हमें मालूम ही नहीं था। सो ये चीजें हैं, चाहे छोटा होटल हो, चाहे पहाड़ में हो, चाहे डेजर्ट में हो, चाहे अपने गुजरात में हो, नदी के किनारे हो, सब जगह सेम एनबीसी के गाइडलाइंस हैं, उनको हमें फॉलो करना है। सर मुझे ये समझाइए कि एक होटेलियर के तौर पे, एक इन्वेस्टर के तौर पे जब मैं आर्किटेक्ट के साथ बैठता हूँ, तो मुझे क्या-क्या होटल चालू करने से पहले या तो कोई भी टूरिज्म यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम्म। क्या-क्या प्री प्लानिंग कर लेना चाहिए? तो सबसे पहले अपने को ये समझना चाहिए, हमें एक तरह से एकदम बिना आर्किटेक्ट माने हुए आप मुझसे बात कर सिंपली रहे हो, समझना है पूरा। भैया अपन मारवाड़ी लोग हैं, बराबर है, पैसा डाल रहे हैं तो अपने को पैसा निकालना भी है, निकालना है, बराबर, वो ठीक तो है। सही है। तो जितना पैसा डाल रहे हैं, वो जो भी डाल रहे हैं, हुँ, उस सब से पैसा वापस आना चाहिए। जाना चाहिए, बराबर। तो जब मैं रिज़ॉर्ट की बात करूँ, सपोज़ हुँ, मेरे पास अच्छी खासी ज़मीन है, हुँ, तो मेरे को ये देखना है कि कम से कम कंस्ट्रक्शन करूँ। बराबर है। बहुत लोग उल्टा बोल देते हैं, मेरे को ज़्यादा कर डालना है, ज़्यादा बहुत बड़ा करो। बनाना है, बहुत पर बड़ा नहीं बनाना। अपन ये भूल जाते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक पैसा चीज़ होती आएगा है। कि नहीं आएगा, अरे बराबर, पैसा उसी में से तो निकालना है। निकालना है, परफेक्ट। आज मैं ज़बरदस्ती बड़ा, बड़ा, बड़ा करता रहूँ हुँ, और पता चला कि इतना खर्चा हो गया। आज मैं आपको बताऊँ, सिंपल सा एक थंब रूल है हुँ, फॉर कैलकुलेटिंग द बजट। अच्छा। आपका बजट जो है मोटा-मोटा हुँ, 5,000 से लेके हुँ, 10,000 रुपए स्क्वायर फुट आता है। परफेक्ट। 5,000 मिनिमम, हुँ, जिसमें नॉन ब्रांडेड बनाया आपने, और 10,000 मैक्सिमम। हुँ, मैक्सिमम क्यों बोल रहे हो? उसके बाद भी जा सकते हो, पर फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला चला जाएगा। जाएगा। तो 10,000 तक ठीक है। ये रेंज हो गई। ये रेंज है, 5 से 10,000 रुपए स्क्वायर फुट में आपका ये काम हो जाना चाहिए। बराबर। अब सपोज मैं कहता हूँ आपका ये 100 कमरे, हुँ, 1.5 लाख स्क्वायर फुट हो गया, अच्छा, 100 कमरे बनाने में। बराबर। तो 1.5 लाख स्क्वायर फुट में जैसे आपने 1,000 रुपए बढ़ाए हुँ, या कुछ स्पेस बढ़ाया, 10,000 स्क्वायर फुट बढ़ा दिया, तो एकदम बजट फैल जाता है। हाँ, 10 करोड़ से 15 करोड़ घुस जाएँगे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, और फिर आपको रिटर्न भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, उसका आप सारी चीजें कैलकुलेट करते हो। नाउ फर्स्ट स्टेप हुँ, इज दिस कि नहीं वो पेपर पे, आप जो बजट की बात कर रहे हो ना, एज़ अ फाइनेंशियल गाय मैं हाँ, ये बताना चाहता हूँ कि जब ये बजट आज मान लो 40-50 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाने की सोच के आगे बढ़ते हैं, हम्म, पार्टनर्स बनते हैं। हम्म, अब लास्ट में 10 या 15 करोड़ ज़्यादा डालना है ना, तो पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाते हैं, यस, या तो ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो यस, बजट का की रोल है और वो आपके साथ बैठ के ही पूरा करना पड़ेगा। यस। तो इसलिए हुँ, वो जो आपने कहा ना हुँ, कि क्या प्लानिंग पहले होती है, हुँ, मैं नहीं उसमें से हूँ कि सबसे पहले अच्छा मैं नक्शा बना दो, ये लो नक्शा लो और पकड़ो। बराबर, पहले अपन ये डिस्कस करें कि भाई खर्चा क्या आप कर सकते कह हो, सकते हैं, बराबर है। अपन अकॉर्डिंगली करेंगे। अकॉर्डिंगली हुँ, फिर हम ये बताते हैं, वी गाइड हुँ, द क्लाइंट कि देखो आपका बजट इतना ही है। बराबर है। मोटा मोटा थंब रूल अगेन मैं बोल देता हूँ, 60 लाख रुपए कमरा आता है। अच्छा, 100 कमरों का प्रॉपर्टी मतलब 60 करोड़ है। करोड़ हो गया, बराबर। क्लाइंट कहता है नहीं साहब, मेरे तो 30 करोड़ समझ के आया था। हुँ, 30 करोड़ है तो उल्टा चलते हैं, बराबर, अपन 100 कमरों को नहीं जोड़ डालते, पहले 50 बनाते हैं, बराबर। फिर 2 साल बाद 50 बना लेंगे। एक्सपेंशन कर लेंगे, परफेक्ट है। बाइफरकेट द कॉस्टिंग, यस, डोंट यस, पुट इट इन वन गो हुँ, एंड देन मूव फॉरवर्ड। परफेक्ट है। तो ये जब 50 कमरे का पता चल जाता है कि ठीक है, डे 1 पे हमें 50 कमरे बनाने, तो फिर 50 के हिसाब से बाकी प्लानिंग होती बाकी है कि प्लानिंग, आपका रिसेप्शन, बैंक्वेट हॉल, पार्किंग, रेस्टोरेंट, परफेक्ट, किचन, सर्विस ब्लॉक, परफेक्ट। बट उसमें एक्सपेंशन का एक स्कोप रहेगा। स्कोप डाल देते हैं कि जैसे ये 50 से 100 हो जाए, बाकी चीजें भी 50 से 100 के हिसाब से बच अच्छा, जाए। उसको सेकंड फेज़ को भी ध्यान में रख के करना है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। परफेक्ट है सर। तो सर, जैसे आपने बताया कि बैंक्वेट हॉल, पार्किंग ये सब तो कॉमन फैसिलिटीज़ जो है, वो हाँ, हाँ। क्या-क्या है जो उनको पहले से ही ध्यान में रख के चलनी तो है? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ है पार्किंग। मैंने बहुत सारे होटल और रिज़ॉर्ट्स को फ़ेल होते हुए देखा है, क्योंकि उनके पास पार्किंग नहीं थी और सड़क भी नहीं था बाहर की, भई अच्छा, सड़क पे वहाँ पे रख दिया। भई शादी में तो आपको क्या 500 गाड़ियाँ आ जाएँ, 300 गाड़ियाँ आ जाएँ, पर हाँ, ये भी नहीं है कि हम 300 गाड़ियाँ पार्क कर सकें। पर इतना करें कि खुला-खुला जो कम से कम उस आदमी हॉलिडे के लिए आ रहा है, हुँ, वो एन्जॉय कर सके उसमें, तो उसकी गाड़ी भी सिक्योर रहे। आज की तारीख में तो सब इलेक्ट्रिक कार से आ रहे हैं, हाँ, तो फिर चार्जिंग स्टेशंस का भी ध्यान रखना ध्यान पड़ता है। रखना पड़ेगा, बराबर है। बाहर की जो प्लानिंग है, हुँ, एक और गलती जो करते हैं, जो बच्चों के लिए फैसिलिटी नहीं देते, बच्चे बोर हो जाते हैं। अच्छा, कहते हैं माँ-बाप एक ही दिन में कहते हैं चलो, चलो यहाँ से दूसरी चलो, बार यहाँ नहीं आना है। दोबारा नहीं आना है। बराबर,
वो सबसे बड़ा नेगेटिव है, पर दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग ऑल्सो। हम आर्किटेक्ट्स के लिए सबसे बड़ा लर्निंग ऐसा है कि जितने हम बच्चों की फैसिलिटी देंगे उतना ज्यादा अच्छा, फैमिली उस एरिया में रहेगा। मैंने आपको वो 3 स्विमिंग पूल की बात की थी, हाँ, वो वो सेम है। बच्चों के कारण चल गया। चल गया, बराबर है, बराबर। तो आफ्टर ऑल ये जो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हो गई या आपका बजट हो गया, हाँ, आपने हाँ। कमरे बना दिए, तो हम दे रहे हैं तो प्रोडक्ट तो कुछ दे नहीं रहे हैं। हुँ, 24 घंटा बंदा रहेगा, हुँ, तो लेके जाएगा एक्सपीरियंस। तो गेस्ट एक्सपीरियंस जो है, वो बेस्ट यस। चीज़ है। तो उसके अंदर गेस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर हाँ, जो आर्किटेक्ट का क्या महत्व रहेगा? सो हम आपने इतना बढ़िया वर्ड यूज़ किया है एक्सपीरियंस, हुँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेमोरीज़ है जो लेके जाता लेके है। जा रहा है, बराबर है। तो अब हमें वो एज़ एन आर्किटेक्ट उन मेमोरीज़ को विजुअलाइज़ करना है कि वो क्या मेमोरी लेके जाए। एग्ज़ैक्टली। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द गेट, ये कि अच्छा। गेट से लेके पोर्च तक हुँ, क्या एक्सपीरियंस है, व्हिच वी कॉल एज़ अराइवल एक्सपीरियंस। अरे वाह! तो आप देखोगे कि जो अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, वो हमेशा उस दौरान हुँ, उसको एक तो लंबा रखेंगे, अच्छा। छोटा नहीं रखेंगे, एकदम बराबर। पोर्च और गेट को पास नहीं रखेंगे, लंबा रखेंगे कि दूर जाओ, हुँ, रिसेप्शन को दूर भेजो, ताकि लाइन से पेड़, पौधे, वो देखता फुलवारी, देखता आएगा। अच्छा। फाउंटेन्स और स्कल्पचर और खूब शानदार हुँ, वो दें, मतलब एनवायरनमेंट दें, लैंडस्केपिंग करें कि आदमी कहे यार क्या कहाँ आ गया, जन्नत है ये तो। यस, यस। तो वो एक तो अराइवल एक्सपीरियंस, वो एक चीज़ है जो अपने को देखनी होती है। मुझे सर मेरा एक हाँ, किस्सा याद आ रहा है कि हमने ग्रुप बुकिंग किया था। हाँ, हाँ, तो अब मैं बोल रहा था मैं कर लूँ, फ्रेंड बोल रहा है मैं कर लूँ, मेरे पहचान वाले हैं। हाँ, हाँ, अब किसी हम 5-6 फैमिली थे, एक बंदे ने कर लिया होटल। हाँ। अब बाकी के लोग देख रहे थे इनका डिसीजन सही है या गलत है। तो वो एंटर होने के बाद में रिसेप्शन तक पहुँचेंगे तब तक डिसाइड हो जाएगा कि यार मैं बोल रहा था ना उस रिसॉर्ट सही में जाना है, था या नहीं जाना था। एग्ज़ैक्टली, बहुत तो सही है। ये चीज़ हो जाती है। ये बिल्कुल, तभी हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा, जैसे अनंता उदयपुर में हमने बहुत बड़ा पत्थर मिल गया था, हुँ, उस पे हमने पूरा एक वाटरफॉल क्रिएट कर दिया। क्या बात! अब घुसते ही आपको दिखता है एक लंबा चौड़ा वाटरफॉल, बराबर। मतलब रिसेप्शन पहुंचे भी नहीं और आपको लगता है वाह यार कहाँ आ गया मैं। ग्रेट डिसीजन, हमने बहुत बढ़िया रिसॉर्ट बुक किया है। वो बहुत पहले से बड़े, ही हम फिक्स कर लेते हैं कि अच्छा है। ये बाद में कुछ गलत लगेगा ही नहीं हमें। वो क्योंकि आपने माइंडसेट पलट दिया ना पलट आदमी दिया का। है, यस, यस। अब उसके बाद फिर आप बढ़िया सा वो दो, वॉकवेज दो उसको, बड़े बड़े पेड़ दो, छायादार बनाओ पूरे रिजॉर्ट को। कितना टेम्परेचर डाउन हो जाता है आपका छायादार होते ही। तो अपने आप में बड़ा खुश, मतलब हम फूल वगैरह बहुत यूज करते हैं, फ्लावर्स, ताकि खुशबू आए तो आदमी खुलते ही। एंड वन मेजर थिंग जो कई बार मेरा और क्लाइंट के बीच में टसल होता है, कुछ कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे माहौल, मतलब मौसम इतना गर्म नहीं होता, हुँ, तो वहाँ हम खुला हुआ रिसेप्शन देते हैं। हुँ। जो रिसेप्शन में आप पूरा एनवायरनमेंट का एन्जॉय करो, फ्रेश एयर का एन्जॉय करो, जो आजकल हम नहीं कर नहीं पाते। कर पाते, बरोबर है। आपने बताया कि उदयपुर में आपने जो पत्थर के ऊपर वाटरफॉल बना दिया, तो इसके ऊपर से मुझे क्वेश्चन है कि स्पेस यूटिलाइज़ेशन हुँ, हुँ। आपके रिसॉर्ट में, आपकी लैंड के अंदर या आपके होटल में जो आपके पास अवेलेबल है स्पेस, उसमें क्या रोल रहता है यूटिलाइज़ेशन के अंदर? सो एज़ एन आर्किटेक्ट हम लोगों को सबसे पहली चीज़ देखनी होती है कि हमारी सर्कुलेशन क्या है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले गेस्ट अपनी गाड़ी में आता है, टैक्सी में आता है, जैसे भी आता है, हुँ, तो वो एक व्हीकलर मूवमेंट है। हुँ, शोर भी होता है, थोड़ा-सा धुआँ भी होता है। हुँ, वो एरिया हम कट ऑफ कर देते हैं, हुँ, थोड़ा रिज़ॉर्ट से दूर रखते हैं। हुँ। एक बार वो रिसेप्शन पे आ गया, उसके बाद उसका व्हीकल पार्किंग में जाएगा, आगे नहीं जाएगा। उसके बाद बग्गियों की हम सर्कुलेशन बनाते हैं पूरा। बराबर, बराबर। वो बग्गियों का जो सर्कुलेशन के बीच-बीच में फिर हुँ, बिल्डिंग और कॉटेजेस लगाते हैं। उसके बाद एक थर्ड लेयर डालते हैं, वो है वॉकवेज़, अच्छा वो कुएँ डालते हैं ये। कि आदमी चलना भी चाहता है, क्योंकि देखो वो इतना दूर से आया है, आया है, चलेगा। रिज़ॉर्ट में एन्जॉय करने आया है, तो वो पैदल चलना चाहता है। उसको पैदल चलने का मौका दो। हुँ, तो वो पैदल चलने के एक थर्ड लेयर डालते हैं हम उसमें। उसके बाद जो हमारे नंबर ऑफ कॉटेजेस हैं या फैसिलिटीज़ हैं या पैंट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, प्ले एरियाज़ है, स्विमिंग पूल है, उनको एक इस तरह से बनाते हैं हुँ, कि आदमी को कम से कम चलना पड़े, कम से कम समय में वो अपनी जगह पे पहुँच सके अच्छा, फिट। और शोर नहीं हो। सीधी-सी बात है, आज मैं अगर बैंक्वेट हॉल, रिज़ॉर्ट या बैंक्वेट लॉन रिज़ॉर्ट के बीच में डाल दूँगा, हुँ, तो वहाँ तो रात भर
चलेगा। हाँ, अब जो चारों तरफ कमरे हैं, अगर कोई जल्दी सोना चाहता है तो वो वो नहीं सो नहीं सो पाएगा। पाएगा, बरोबर। तो इसलिए थोड़ा-सा उसको अलूव करना, तो ये स्पेशल प्लानिंग क्या होता है, वो क्लाइंट के साथ बैठ के, और कई सारे टू एंड फ्रो भी होते हैं, और फिर फाइनली एग्री हो जाता है। सर आपने रिज़ॉर्ट के बारे में तो बता दिया कि वॉकवे कर ले हम ये, लेकिन बिज़नेस होटल्स बना रहा है बंदा, तो हाँ, उसमें तो ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हाँ, वहाँ पे हाँ, क्या हाँ। करना चाहिए? सो अब सबसे पहले कन्फ्यूजन में बता देता हूँ। हुँ, मेरे पास आते हैं, साहब मैं होटल बनाऊँ या रिज़ॉर्ट बनाऊँ, या ये जो बना रहा हूँ वो दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। तो मैं कहता हूँ पहले थोड़ा-सा अंतर डाल देते हैं। कुछ तो सरकार ने भी अंतर डाल रखा है हाँ, कि होटल को एक तरह का कमर्शियल एलिमेंट मानते हुए, पहले यही होता था कि कमर्शियल बिल्डिंग है, इसको एज़ इट इज़, और रिज़ॉर्ट को थोड़ा-सा मोर टुवर्ड्स रेज़िडेंशियल टाइप का वो दे रखा था। यस, बट लो लाइंग, लो राइज़, लो एफएआर, सब कुछ वहाँ कम है। व्हेयरएज़ इन अ बिज़नेस होटल आपको हाई एफएआर, आप फ्लोर्स पे फ्लोर्स डालो, डिपेंडिंग ऑन द सिटी एंड द बिल्डिंग बायलॉज़ वहाँ के। यस। सो रिज़ॉर्ट वो है जहाँ पे सब कुछ G+1 में हो, बड़ा काम, लो हाइट और स्प्रेड आउट हो। होटल वो है जो कॉम्पैक्ट है कि आप पोर्च में आए, रिसेप्शन भी वहीं है, रेस्टोरेंट भी वहीं है, आपका बैंक्वेट हॉल भी वहीं है, सब एक ही जगह पे है, और उसके जो छतें हैं, उसमें रूम्स एक के बाद एक के बाद एक फ्लोर्स के रूप में हैं। तो बहुत ज़्यादा ना, अब आपका सवाल उठता है कि वहाँ कैसे वॉकिंग करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगेन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। कई बार होता है कि ज़मीन थोड़ी-सी बड़ी होती है, एक कोने में होटल बन जाता है, बाकी बैंक्वेट लॉन बन जाता है, और उसके चारों तरफ वॉकवे, और सुबह-सुबह आदमी चल सके। आज हम नोवोटेल में हैं, यहाँ पे जयपुर में। तो इसमें भी यही है कि आपका होटल ब्लॉक है पूरा, और उसके बाद आपके चारों तरफ पार्किंग एरिया और ग्रीन लॉन्स वगैरह हैं। आज सुबह-सुबह भी मैं 1 किलोमीटर का राउंड मार के आ गया यहाँ पर। तो कैंपस इस तरह का हो तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट होटल में एक चीज़ ये है कि थोड़ा कॉम्पैक्ट रहता है, कन्फाइंड हो जाता है आदमी। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत लोग प्रेफ़र नहीं करते शादियाँ करना इन अ बिज़नेस होटल। दे वुड प्रेफ़र अ रिज़ॉर्ट जहाँ आदमी खुली यस, खुल के घूम सके, और खुल के एरिया भी बड़ा वेन्यू, होगा थोड़ा। और वेन्यू बहुत सारे हो जाते हैं। यस। तो सर आपने कॉमन फैसिलिटी भी आपने बता दी, लेकिन मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है काफ़ी, मैं तो इंडिया में घूमता रहता हूँ, होटेलियर काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, तो सर्विस देता हूँ। जैसे आपने बताया गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है, तो गवर्नमेंट की भी काफ़ी बात हम करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि लैंडस्केप जो होता है, होटल हुँ, एंड रिज़ॉर्ट या कोई भी टूरिज़्म डेस्टिनेशन का, हुँ। चाहे वो वाटर पार्क हो, चाहे वो अम्यूज़मेंट पार्क हो, थीम पार्क हो, इसमें लैंडस्केपिंग का रोल क्या होता है और उससे क्या सक्सेस मिलती है? सो बहुत सारे लोग जो मैं समझता हूँ लैंडस्केप को बहुत हल्के से लेते हैं, अच्छा। क्योंकि उनको लगता है ये लास्ट का पार्ट है, तो बजट में भी लास्ट का पार्ट होना क्या चाहिए। होना चाहिए? बरोबर। और जबकि मेरा एक कहना हमेशा ये होता है, मैं हर क्लाइंट को ये बोलता हूँ, और मैं आर्किटेक्ट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि लैंडस्केप शुड बी द फर्स्ट पार्ट, बराबर। पार्ट 1 ऑफ द रिज़ॉर्ट। क्योंकि लैंडस्केप के कारण ही तो आदमी आता है, नहीं तो उसको इटालियन मार्बल तो अपने घर में भी लगा हुआ है। लगा हुआ है, तो यस, इंटीरियर के नाम पे उसको नहीं आना है, बराबर। वो आ रहा है आउटडोर के लिए। और जितना फेमस आउटडोर होगा किसी भी रिज़ॉर्ट में, उतना बढ़िया वो रिज़ॉर्ट चलेगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम लोग 80% एनर्जी अपना लैंडस्केप पे लगाते हैं रिज़ॉर्ट बनाने की वजह से। और अब आप उसका नतीजा देख लो, चाहे महुआ बाग उठा लो, चाहे अनंता उदयपुर उठा लो, या कहीं पे भी उठा लो, लैंडस्केप के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आते हैं। आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, आपको खुशबू आती है हवा में, आपकी चिड़िया इतनी सारी आ जाती है, लाइफ दिखता है। उसका साउंड भी एक मैटर करता है। वो साउंड, पानी का कल-कल मैटर करता है, हर यस, चीज़ मैटर करता है उसमें। यस। तो सर जैसे आपका टूरिज्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने इतने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तो और मारवाड़ी भी हो आप, तो उस एंगल से मुझे ये बताइए कि हाँ। आपको टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्या दिख रही है? देखिए, मैं क्या है, मैं अब 57 साल का हो गया हूँ, अच्छा। और मैंने भी इतना देख लिया है ज़िंदगी में कैसे-कैसे सोशल स्ट्रक्चर हमारा मूव किया है। किया है। एंड जब बिज़नेस की बात करता हूँ, तो बिज़नेस का मतलब होता है फुटफॉल, फुटफॉल, यस। कि कितने लोग आ रहे हैं आपके पास। अच्छा। तो पहले क्या होता था, हम लोग बचपन में क्या करते थे?
हम नाना के घर जाते थे, यस, यस। हर Definitely. कोई, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम मामा था, के घर जाते सब लोग मामा के घर जा रहे हैं, नाना के घर जा रहे हैं, वो हमारी छुट्टियाँ होती थी। हाँ। या अगर हमारे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, तो वो एलटीसी लेके किसी हिल स्टेशन पे जाके जो डेज़िग्नेटेड लोकेशन होते थे, वो करके आ वेकेशन जाते थे। की राह देखते थे कि मामा के घर जाएँगे। हाँ, और उस समय ख़ैर ये तो बात थी कि अपन सब मिलेंगे, कज़िन्स खेलेंगे, चलो वो एक माहौल था, एक अलग ईरा था। अब वो क्या है, वो धीमे-धीमे जैसे परिवार बड़े होते गए और दूर-दूर होते गए काम की वजह से या जैसे भी है, तो अब लोग क्या है, छुट्टियों को अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर परिवार जा भी रहा है, तो कहते हैं कि भई चलो कहीं मसूरी चलते हैं यस। या नैनीताल चलते हैं या कुंभलगढ़ चलते हैं। पूरा का पूरा परिवार 20 जनों का, 40 जनों का उठ के वहाँ चला जाता है बरोबर और फिर कहते हैं हम यहाँ पे एन्जॉय करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ सर्विस है ना? और माहौल है, एक नई जगह देखने को मिल जाती है। सो दीज़ थिंग्स हैव लिटरली चेंज्ड और हमारी आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब हम 140 करोड़ होने को जा रहे हैं। अब पहले इतने पहली बात तो आप अगर परसेंटेज भी निकाल के देख लोगे, अगर 10% भी निकाल लेते हो या 10 का 5% भी कर दो, तो फिर भी आपके पास कम है। कम है। यस। रिज़ॉर्ट्स बहुत कम है, होटल्स बहुत कम है और डेस्टिनेशन बहुत कम है, अनटैप्ड डेस्टिनेशन। फॉर मी, अगर मैं राजस्थान का हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि गुजरात में मुझे डेस्टिनेशंस बहुत कम दिखते हैं। नहीं है ना सर, नहीं है। मैं गिर जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मेरे को वो लगता है कि मैं- और होने चाहिए। मैं गुजरात की आपने बात निकाली तो एक मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो हाँ। समझा रहा हूँ। जैसे द्वारिका हो गया, सोमनाथ हो गया। हाँ, हाँ। अब भारत में जन्मा हुआ हर एक हिंदू सोचता है कि मुझे एक बार तो द्वारिकाधीश के दर्शन करने बिल्कुल। हैं, सोमनाथ जाना है। हाँ, अब आप 125 करोड़ में से एक बार भी लोग आएँगे, हाँ। तो सालाना कितने लोग आएँगे? आप फुटफॉल कैलकुलेट करें। बिल्कुल, उसके सामने बहुत ही कम है अभी। क्योंकि क्या हुआ कि जो पुराने टाइम में हम धर्मशाला में रुकते थे, वो होता था, सोमनाथ गए धर्मशाला में रुके वगैरह। पर अब क्या है, आदमी सोचता है कि यार थोड़ा-सा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा-सा और बढ़िया माहौल चाहिए, थोड़ा-सा लग्ज़री चाहिए। तो उस चक्कर में क्या है कि अब एक्सपेक्टेशन आप लोगों की बढ़ गई है और दूसरा वो हमें पहचानना है। पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है लोगों की पेइंग और एक्सपीरियंस के ऊपर पैसा डाल रहे हैं अभी लोग। वो मेरा दूसरा पॉइंट था यस। कि जिसको हम मिडिल क्लास बोलते थे, वो मिडिल क्लास नहीं रहा, नहीं रहा। वो अब अपर मिडिल क्लास चला गया है। जो अपर मिडिल क्लास पुराना था, वो अब डेवलप्ड क्लास में आ गया है। आई विल नॉट से रिच क्लास बट डेवलप्ड क्लास सोच समझ के और बढ़िया तरीके से खर्चा करता है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट। यस। तो जैसे सर ने बताया कि बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कल्चर हमारा दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है और लोग एक्सपीरियंस के ऊपर पैसा डाल रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम है फॉर द टूरिज्म प्रोजेक्ट, लाइक होटल हो, रिसोर्ट हो, अम्यूजमेंट पार्क हो, वाटर पार्क हो, थीम पार्क हो, अपार्टमेंट होटल हो, वेसाइड एमिनिटीज हो, कुछ भी आप बना रहे हो तो उसके लिए अलग से एक स्कीम है और उसमें आपको गवर्नमेंट या तो कैपिटल सब्सिडी दे रही है जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% से लेकर 25% तक हो सकती है। आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल रही है, कहीं ना कहीं आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो लोन जो आप ले रहे हो उसके ऊपर आपको 5% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है। यहाँ पे आपको आपने जो लैंड परचेज किए है उसके ऊपर जो आपने स्टैम्प ड्यूटी डाली है वो भी कहीं ना कहीं रियम्बर्समेंट हो रही है। कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसके अंदर ड्यूटी लगती है, ड्यूटी एग्जम्प्ट हो रही है। तो कहीं कोई स्टेट तो आपको कहीं लैंड दे रहा है टूरिज्म प्रोजेक्ट करने के लिए। गुजरात में 100 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है तो गुजरात दे रही है, मध्य प्रदेश दे रहा है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है। तो इस टाइप के होटल इंडस्ट्री के अंदर, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कुछ भी आर्किटेक्चर लेवल पे या प्लानिंग स्टेज पे हो तो आप सर का कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे इनका नंबर भी दिया गया है, इनकी टीम का नंबर भी दिया गया है। और आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर जैसे सर ने बताया कि बजट, तो बजट में भी हम आपको हेल्प कर पाएंगे, आपको फंडिंग करवा देंगे। अच्छे ऑप्शन है बैंक में जो आपको आपकी जो कॉस्ट है लैंड के अलावा जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इंटीरियर कर रहे हो, एक्सटीरियर कर रहे हो, आपने काफ़ी इक्विपमेंट्स डाले हुए हैं रिसोर्ट के अंदर, किचन इक्विपमेंट हो गया, सेफ्टी इक्विपमेंट हो गया या एमएपी का खर्चा है, जो भी है आपका पूरा, तो उसके ऊपर आपको 75% तक बैंक आपको लोन देगी। आपका मान लो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 7.5 करोड़ बैंक देगी, 2.5 करोड़ आपको डालने हैं। तो ये पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। हमारी वेबसाइट पे भी सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवेलेबल है।
उसके अलावा कौन से स्टेट में क्या-क्या सब्सिडी है उसके लिए आप हमारी टीम से नीचे के दिए गए हुए नंबर पे बात कर सकते हो। यहाँ पे आप कंसल्टेशन मिल जाएगा कि आपके स्टेट में ये स्कीम है और इस तरीके से आपको सब्सिडी मिल पाएगी। आपके केस में क्योंकि जब लोन की सर हम बात करते हैं तो लोन के अंदर क्या होता है कि प्रमोटर की जो प्रोफाइल है वो मैटर करती है। हुँ, आपका लोकेशन क्या है वो मैटर करता है। आपके फुटफॉल और क्या वायबिलिटी है प्रोजेक्ट की। हुँ। तो ये सारी चीज़ हम आपको